नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने करेंट अफेयर की एक सीरीज़ चला रखी थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो हैं कुछ नए मुद्दों के साथ आज आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। और जैसा कि इन नए मुद्दों के साथ साथ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आते थे जो कि आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वेरी बेनिफिशियल होते हैं। तो आज भी हम कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चनों को इंक्लूड करके लाए हैं इस सेशन में। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टेज आवर टाइम हम अपने इस करेंट अफेयर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, पहला इशू क्या है, पहली न्यूज़ क्या है यहाँ पर, विधानसभा उपचुनाव परिणाम को लेकर है। तो विधानसभा उपचुनाव परिणाम भाजपा को 7 में से 4 सीटें मिली और एक टीआरएस को मिली है जो कि तेलंगाना से रिलेटेड एक लोकल पार्टी है, एक शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में है, और एक ही राजद को जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, इनको एक एक सीट मिली और 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली। देख लेते हैं दोस्तों, ये बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव क्या होते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब कहीं पे भी चुनाव हो चुके हों या फिर चुनाव किसी वजह से हो ना पाए हों तो वहाँ पे उपचुनाव होते हैं। जैसे कोई एक विधायक है और वो विधायक किसी वजह से अक्षम हो गया है या फिर किसी वजह से उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये उपचुनाव करवाए जाते हैं। दोस्तों जैसे ये उपचुनाव जो थे वो एक तो बिहार में 2 सीटों पे थे, यूपी में 1 सीट जो कि अभी आपको पता है आजमगढ़, जो आजम खान की रामपुर सीट जो खाली हुई थी उस पर थे, और तेलंगाना की 1 सीट पे थे। तेलंगाना के साथ साथ 1 सीट पे महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र पे 1 सीट पे थे, और उड़ीसा में थे। दोस्तों उड़ीसा में भी 1 सीट पे थे, और इसके साथ ही हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव हुए थे ये दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 3 2 5 1 6 7 सीटों पर ये चुनाव हुए थे, जिसमें से दोस्तों बिहार में 1 सीट पे तो बीजेपी आई है, 1 सीट पे आरजेडी आई है। ठीक है, यूपी में जो 1 सीट है उस पर बीजेपी आई है, तेलंगाना में जो टीआरएस इस सीट को जीती है, और महाराष्ट्र में जो 1 सीट पे चुनाव हुए थे उस पर शिवसेना ने अपना कब्जा जमाया है, उड़ीसा में जो 1 सीट थी उस पर भी बीजेपी आई है, और हरियाणा में भी बीजेपी आई है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। शिक्षा मंत्रालय 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर स्कूलों कॉलेजों में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। दोस्तों इस न्यूज़ को मैं पहले ही एक बार कवर कर चुका हूँ। चलिए देख लेते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। ये 15 नवंबर को क्या होता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, इसी उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ये बिरसा मुंडा जी जो थे, इन्होंने दोस्तों मुंडा विद्रोह को नेतृत्व किया था, मुंडा विद्रोह का। और ये मुंडा विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, वहाँ पर ये विद्रोह मुख्य रूप से हुआ था दोस्तों। और ये जो मुंडा विद्रोह है ये हुआ था 1919 से लेकर 1900। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये डेट जो है ना अक्सर पूछ ली जाती है। मुंडा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। दूसरी चीज़ ये है कि मुंडा विद्रोह में क्या होता है कि बिरसा के जो अनुयायी होते हैं, वो बिरसा मुंडा को एक भगवान के तौर पे जानते हैं। ठीक है, और उनके अंदर ये धारणा बनी होती है कि अंग्रेज अगर हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो अंग्रेज़ों की जो बंदूकें होंगी उनमें से पानी निकलेगा, और हम जो अपने धनुष बाणों से तीरों से हमला करेंगे तो हमारे तीर आग उगलेंगे। तो इसी मिथ की वजह से बहुत सारे मुंडा जनजाति के लोगों का कत्ल भी कर दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगला न्यूज़ क्या है यहाँ पर, अगला न्यूज़ है दोस्तों असम मेघालय उमियाम झील को बदलने के लिए। दोस्तों देखो, उमियाम झील को लेकर मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। देखो, उमियाम झील को बदलने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे असम और मेघालय, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। उमियाम झील अभी क्यों चर्चा में है दोस्तों, देखिए इन दोनों राज्यों का मानना है कि उमियाम झील को हम एक तरीके से वैश्विक लेवल पे क्या करेंगे, उसको समृद्ध बनाएंगे, और विश्व स्तरीय जो जलीय खेल हैं उनके लिए एक स्थल बनाया जाएगा। उमियाम झील अब देख लेते हैं, असम, यहाँ पे असम और मेघालय। तो असम के तो सीएम कौन है दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, जगदीश मुखी हैं। कौन है, जगदीश मुखी जी हैं।
और वहीं अगर हम देखें मेघालय, तो मेघालय के सीएम हैं कॉनराड संगमा। क्या है? कॉनराड संगमा जी, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों, अभी लगभग कुछ दिनों पहले यहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों? सत्यपाल मलिक जी थे। और अभी जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं बी डी मिश्रा जी। ओके, तो गवर्नर या सीएम का नाम ही पूछा जा सकता है। तो उमियाम झील का क्यों जीर्णोद्धार, यानी कि कह सकते हैं इस उमियाम झील को क्यों दोनों स्टेट मिलकर इसका मतलब अच्छे से रख रखाव करेंगे? तो ये इसका कारण है, ये जलीय खेलों के लिए एक विश्व स्तरीय स्तर पर एक जलीय खेल के लिए एक जलाशय बनाने का ये कृत्रिम झील है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। सरकार ने चीनी मौसम 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। तो दोस्तों चीनी की निर्यात की अनुमति दी है, तो चीनी के स्तर पर देख लेते हैं हमारे देश की क्या स्थिति है और देश में किस प्रदेश की क्या स्थिति है। देखिए, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। कौन करता है दोस्तों? ब्राज़ील। और ब्राज़ील कहाँ स्थित है? ये साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद वर्ल्ड में ये फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील उत्पादन के मामले में। और सेकेंड नंबर पे कौन सा देश है पता है दोस्तों? सेकेंड पे हमारा भारत है, ठीक है। और थर्ड पे चाइना है। थर्ड पे कौन है? चाइना है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। दोस्तों तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो कहाँ है? आंध्रा में है, ठीक है, आंध्रा में है। यहाँ पे भी जो देखिए सबसे ज़्यादा जो सनातन धर्म के डिवोटीज़ हैं आज के टाइम पे, जो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आंध्रा का ये तिरुपति बालाजी मंदिर में सबसे ज़्यादा हिंदू डिवोटी विजिट करते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे चढ़ावा भी ज़्यादा आता है। तो दोस्तों 2.5 लाख करोड़ रुपए की अधिक से संपत्ति इनके पास है। ये तो घोषित की है, अघोषित पता नहीं कितनी होगी। चलिए ठीक है दोस्तों। और इस तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ मिथ भी हैं। कहते हैं लोग कि भगवान वेंकटेश को मंदिर के अंदर अगर टेम्परेचर मेंटेन करके ना रखा है तो उनको पसीना आता है। पसीने की बूंदें वहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और उनके जो बाल हैं वो बहुत ही मुलायम और बिना कभी भी उलझते नहीं हैं। तो इससे वो लोग बोलते हैं, सिद्ध होता है कि वेंकटेश भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारी अगली न्यूज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता बना है दोस्तों। कौन बना है? भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो कौन हैं? वो हैं हमारे अंबानी जी। कौन से? अनिल अंबानी जी, ठीक है ना। ओके। और वहीं अगर जियो के भी चेयरमैन यही थे, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ के किसको बना दिया है? चेयरमैन बना दिया आकाश अंबानी जी को, ठीक है, आकाश अंबानी जी को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। यहाँ पर है COP27 को लेके। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ। देखिए दोस्तों जगह का नाम क्या है? शर्म अल शेख में। पूछा जा सकता है COP27 कहाँ पर हुआ? तो शर्म अल शेख कहाँ है? मिस्र यानी कि इजिप्ट में, ठीक है ना। और इसको हेड कर रहे हैं, कौन हेड कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे हेड कर रहे हैं जो वो हैं मिस्र के ही जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, समय सोक्रे। क्या? समय सोक्रे, ओके। और देखा जाए तो मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया। देख लीजिए, ये सशस्त्र पर्यावरण शोषण के रोकने के लिए। और देखो COP27 भी पर्यावरण के लिए है, ठीक है। तो एक दूसरे से लिंक हो रहा है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, मुझे लगता है कि 100% किसी न किसी वनडे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 6 दिसंबर को, ठीक है। देखिए अब सोचने की बात है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण का शोषण कैसे होता है? देखिए दोस्तों, पर्यावरण अभी मेन मुद्दा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। और मैंने बताया था ये पिछले सेशन में, जो पहला सेशन लिया था, तो उसमें मैंने कहा था कि पर्यावरण शोषण के लिए कारक कौन है, CO2 और मीथेन सबसे बड़े कारक हैं ये दो, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जब संघर्ष होगा तो क्या तलवारों या तीरों से होगा? नहीं ना। तो उस समय क्या होता है, जब संघर्ष के समय जब हम सब दोनों देश या जो भी पक्ष या प्रतिपक्ष है वो अटैक करेंगे आयुधों से, मिसाइल छोड़े जाएंगे, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है ना। कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार दोबारा से हो गया, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो जो ग्लेशियर है ना वो पिघल जाएंगे, और जो आपको पता ऑस्ट्रेलिया पहले 2 टुकड़ों में था, आज एक ही है, ठीक है ना। तो ये स्थिति से बचने के लिए, युद्ध संघर्ष को विराम देने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ये दिवस नामित किया गया। और नामित किसके द्वारा किया गया दोस्तों? UN के द्वारा, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंबई, ये तो वैसा ही है, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली भारत के एक क्रिकेटर थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये 2007-8 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और अभी जो मुंबई जीता है, इसने किसे हराया है दोस्तों? इसने हिमाचल प्रदेश को हराया, हिमाचल प्रदेश को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है दोस्तों, प्रमोद भगत, मनीषा रामदास ने टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों देख लो, एक बार ये नाम पूछ सकते हैं, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास दोनों ने टोक्यो में जो BWF है, ठीक है ना, वहाँ पे पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। और इस 7 नवंबर को ही क्या हुआ था, जो हमारी मैडम क्यूरी हैं, रेडियो एक्टिविटी की जो जनक हैं मैडम क्यूरी, तो क्यूरी जी का जन्मदिन है, इसी दिन क्यूरी का बर्थ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने नई दिल्ली में फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल के साथ बातचीत की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, टिक कर लीजिए, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जो भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं उनके साथ जो फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख हैं उनकी मीटिंग हुई। भारतीय वायुसेना प्रमुख यहाँ पे कौन है दोस्तों? हमने कल भी बताया था, वो हैं हमारे BR चौधरी जी, ठीक है। और यहाँ के उनके काउंटर पार्ट यानी कि समकक्ष कौन है? वो हैं जनरल स्टीफन मिल। कौन है? जनरल स्टीफन मिल। इनका भी नाम याद कर लीजिए दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है दोस्तों कि जनरल स्टीफन मिल BR चौधरी से मिलने वायुसेना के कार्यालय में पहुँचे थे, और दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बात हुई कि हम दोनों देश जो हैं अपनी वायुसेना को कैसे सशक्त कर सकते हैं। और इसी के बीच हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बारे में भी बात की, और हिंद महासागरीय क्षेत्र के बारे में भी यहाँ पर बात हुई। दूसरी चीज़ दोस्तों है कि जो जनरल स्टीफन मिल हैं, ये इसी के साथ साथ हमारे थल सेना अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज पांडे जी, उनसे भी मुलाकात करने पहुँचे थे। अभी चल क्या रहा है दोस्तों, एक शक्ति एक्सरसाइज, एक गरुड़ सेवन एक्सरसाइज है, गरुड़ सेवन एक्सरसाइज। ये दोस्तों जो होती है वो होती है इंडिया और फ्रांस की वायुसेना के मध्य, ये अभी चल रही है, अभी हुई है रिसेंट में, वायुसेना के मध्य होती है। और वहीं पे शक्ति एक्सरसाइज जो होती है, शक्ति, ये होती है दोस्तों मिलिट्री, ये तो वायुसेना के लिए ये है मिलिट्री, और किस किस की मिलिट्री? मिलिट्री ऑफ इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अगर अब हम गरुड़ शक्ति, देखना दोनों को मिला दें, गरुड़ शक्ति क्या बन जाती है? गरुड़ शक्ति। तो ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो होती है वो दोस्तों होती है इंडिया प्लस इंडोनेशिया के मध्य, ओके। चलिए देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय 2025-26 तक जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखेगा। कौन सा कार्यक्रम जारी रखेगा दोस्तों? जैव ऊर्जा कार्यक्रम। जैव ऊर्जा और जो हाइडल एनर्जी यानी कि जो जल ऊर्जा होती है, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा के ही जो हैं आयाम हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अक्षय ऊर्जा में अभी जो है, देखिए मैंने जैसे बोला था कई आयाम हैं इसके, जैसे हाइडल एनर्जी,
ये तो लार्ज स्केल पे जो प्लांट काम करते हैं वो हैं। एक होता है छोटे स्केल के, जो छोटे स्केल के होते हैं, छोटे स्केल के हाइडल पावर प्लांट होते हैं, उनके द्वारा उत्पादित कितनी है। उसके बाद सोलर एनर्जी का क्या उत्पादन है। उसके बाद बायोमास जो कि जैव ऊर्जा, बायोमास का क्या उत्पादन है। उसके बाद एक होता है विंड एनर्जी, उसका हमारे एनर्जी सेक्टर में कितना रोल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में जो सोलर एनर्जी है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हो गया है। इससे पहले हाइडल सबसे ऊपर था, ठीक है। यहाँ पे सोलर से 59.33 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। और वहीं अगर देखा जाए हाइडल को मैंने दो भागों में बांटा था, हाइडल को दो भागों में बांटा था, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोस्तों लार्ज में जो है वो 46.85 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे 46.85 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। और वहीं अगर स्मॉल में देख लिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 4.88 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। 4.88 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों अगर वहीं हम सोलर का देखें तो अभी सोलर का जो है वो 59 है, 59 लगभग 59.34 गीगावाट है। और अगर वहीं बायोमास यानी कि जैव का देख लें तो बायोमास से दोस्तों लगभग 10.2 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ अगर अक्षय ऊर्जा को, पूरी अक्षय ऊर्जा का हम पूरी एनर्जी में अगर आकलन करें तो यहाँ पे 160 गीगावाट अभी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और लक्ष्य जो है इनका वो लगभग 220 गीगावाट का है। लक्ष्य जो है वो 220 गीगावाट का है और वो भी 2022 तक इन्होंने बोला था, अंत तक हम इतना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम अगला न्यूज़ क्या है। नितिन गडकरी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में 4054 करोड़ रुपए की 8 राज्य राजमार्गों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों नितिन गडकरी जी जो हैं वो हैं सड़क परिवहन और जहाजरानी केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना। इनका नाम याद रखने पूछ सकते हैं, बताइए कौन से हमारे देश के सड़क परिवहन और जहाजरानी केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये हैं हमारे नितिन गडकरी जी। तंजानिया में विक्टोरिया झील से टकराया यात्री विमान, टकराया नहीं, यहाँ पे ये डूब गया, यहाँ पे गिरा है, ठीक है। तो 19 की मौत हो गई यहाँ पे दोस्तों। अब ये जो तंजानिया में जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका की एक बिगेस्ट झील के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा अगर देखें अब हम वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं, दुनिया में जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। बिगेस्ट झील जो है, लेक है, वो है कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर, ठीक है। और वहीं अगर दुनिया में हम मीठे पानी की, और ये जो कैस्पियन सागर है इसमें भी एक चीज़ है, ये वॉल्यूम वाइज है सबसे ज़्यादा पानी, यानी कि वॉल्यूम वाइज है ये, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, वाटर वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम मीठे पानी की झील देखें तो मीठे पानी की झील जो है वो सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है वो भी वॉल्यूम वाइज, ठीक है ना। वो कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर वो है यहाँ पर बैकाल झील दोस्तों। कौन सी? बैकाल झील, ठीक है। और यहीं पे अगर हम देखें कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील एरिया वाइज कौन सी है, तो वो एरिया वाइज है दोस्तों सुपीरियर झील, ठीक है ना। सुपीरियर झील, याद रखिए इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। अक्सर ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अगला जो न्यूज है दोस्तों, डेनमार्क के होल्गर रूड ने पेरिस मास्टर्स टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इनका नाम रखिए बस, डेनमार्क के होल्गर रूड ने क्या जीता है? पुरुष एकल खिताब जीता। कहाँ जीता? पेरिस मास्टर टेनिस में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा अगला टॉपिक यानी कि अगला बर्निंग इशू क्या है। अगला बर्निंग इशू है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए 18 नवंबर को विश्व दिवस के रूप में नामित किया। देखिए दोस्तों ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसको तो आप रट जाइए। क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस कब मनाने की सलाह दी है, कब, कौन सा डे उसके लिए नामित या अधिकृत किया है, वो है 18 नवंबर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 18 के बाद शादी हो सकती है ना, समझ रहे? यानी कि बाल नहीं रहे आप, समझ रहे? वयस्क हो गए हैं, बाल से वयस्क कब हो जाते हैं? 18 की उम्र के बाद। तो 18 नवंबर को ही जो है विश्व दिवस के रूप में नामित किया। कौन सा विश्व दिवस? बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए, ठीक है। अगला क्या है? डॉक्टर सुभाष बाबू अमेरिका में बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो डॉक्टर सुभाष बाबू जो हैं भारत के
पहले ऐसे डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक हैं जो इस बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं। दोस्तों ये बेली एशफोर्ड मेडल दिया जाता है दोस्तों ASTMH संस्था के द्वारा, ASTMH संस्था के द्वारा। और ये कहाँ की संस्था है? ये USA की संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है ASTMH का? ये है दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। देखिए अब अगर देखें कि ट्रॉपिकल मेडिसिन क्या होता है? ट्रॉपिकल मेडिसिन यानी कि TM, ट्रॉपिकल मेडिसिन यानी कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस रेखा के आसपास के जो कंट्री हैं उन कंट्री में जो बीमारियां, जो संचारी या असंचारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को रोकथाम के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो होती हैं ट्रॉपिकल मेडिसिन। इस क्षेत्र में डॉक्टर सुभाष बाबू ने बहुत ही बड़ा योगदान किया था और ये भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक कमेटी को भी हेड किया था। कमेटी क्या? एक रिसर्च टीम थी, उसको हेड किया था और वो रिसर्च टीम जो है काम कर रही थी हेलमिंथ इन्फेक्शन एंड ट्यूबरक्लोसिस पर। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर से भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और थीम वेबसाइट का अनावरण किया। लोगो और थीम वेबसाइट का क्या अनावरण किया? 1 दिसंबर को G20। ठीक है ना। क्या है दोस्तों यहाँ देखिए, अब क्या है G20 की 2022 में जो है, 21 क्यों 22 चल रहा है ना, 22 में जो है वो कहाँ पर मीटिंग हुई थी? वो हुई थी इंडोनेशिया में, मतलब इंडोनेशिया ने इसको हेड किया था। ठीक है, और 2023 की कहाँ हुई, मतलब कहाँ होगी? वो उसको हेड करेगा इंडिया। ठीक है दोस्तों, और 2024 की इसकी जो मीटिंग होगी, कौन सी? 2024 की जो मीटिंग होगी वो हेड करेगा ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका की। ओके, चलिए अगला क्या है। भारतीय नौसेना ने जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने बता ही दिया था। ठीक है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 4 कंट्री इसमें भाग लेती हैं। मालाबार अभ्यास, मालाबार एक ग्रुप भी है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन है शामिल? जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है? USA है। ठीक है ना, ये 4 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो बर्निंग इशू थे, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये 8 और 9 2 दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनको मैंने पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है सारी न्यूज़ में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतनी न्यूज़ थी और अब हम देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया? देखिए खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? EWS कोटा दिया गया था। जस्ट ए मिनट दोस्तों, EWS कोटा दिया गया था। ठीक है, अब EWS कोटे कितना है? 10% कोटा है। इस पर PIL लगाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको ख़त्म करवाने के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच, देखिए पहले तो क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, रिजेक्ट होने के बाद फिर 5 जजों की एक बेंच बनी। ठीक है ना, 5 जज बेंच बनी। तो इसमें जो बेंच में जो क्या था, डिवाइडेशन हुआ, तो 3:2 3 जजों ने इसके पक्ष में वोट दिया। किसके पक्ष में? EWS कोटे के पक्ष में, और 2 ने इसके खिलाफ वोट दिया। यू ललित भी इसके विपक्ष में थे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 की टॉप 100 रैंक में एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि 20वीं पोजीशन पे है। UNFSCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का मेज़बान देश कौन सा है दोस्तों? वो मेज़बान है मिस्र, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये बिरसा मुंडा जी हैं। और किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की है? वो है WMO। किसने की है दोस्तों? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। और अगर हमारे एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, हमारी जो इसमें भी दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।